हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। ये अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। लगता है इस पार्क में साइकिल से टक्कर मारकर गिराने का रिवाज है, आदि ने हालिब के कान में कहा। हालिब ने संजीदा नजर से दोबारा सफीन को देखा, जो कि एंड्रयू की पीठ से क्लास लगाने के मूड में थे, मगर चोरी चोरी उचड़ती हुई नजर अपने पीछे खड़े हुए हालिब पर भी डाल रहे थे। आयशा और फहीम भी अभी भी वहां पर आए थे और अब वो भी सफीन की तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। अब तुम्हारा क्या किया जाए बैटरी, कब तक ऐसे सर झुकाए खड़े रहोगे? जल्दी से यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, वरना तुम्हारे डैड को तुम्हारे नाकर्दा कारनामों की एक लंबी फहरिस्त पकड़वा दूंगी, ताकि दोबारा तुम्हें दीवार में चुनवा दे और तुम्हारा दाना पानी फिर से बंद हो जाए। सफीन ने हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से कहा। उसकी बात सुनकर एंड्रयू सर पर हाथ रखकर भागा था। उसकी स्पीड देखकर वो सब लोग जोर से हंस दिए थे। क्या चीज है ये? क्या ये नमूना आपके साथ पाया जाता है? आदि ने मेहरोजा से पूछा था। जी, ये हमारा नेबर है और सफीन आयशा का क्लासमेट भी। मेहरोजा ने उन्हें बताया था। इस तरह से क्यों रो रही हो सनम? क्या तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगी कहीं? आयशा सर झुकाए हुए खामोशी से आंसू बहाती हुई सनम को पास घुटनों के बल बैठती हुई पूछने लगी थी। नो आयशा, मुझे चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। बस मुझे अपने घर जाना है, बिल्कुल नहीं रुकना यहाँ। सन ने जोर जोर से पलकें झपकते हुए जिद्दी लहजे में कहा। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल कर थी, मगर फिर भी वो बिन बुलाए मेहमानों की तरह चले आ रहे थे। रकीम ने गर्दन मोड़कर गौर से उसका चेहरा देखा। शिद्दे जब से सनम का सफेद चेहरा गुलाबी हो रहा था। क्यों क्यों जाना है घर? अभी तो आए हैं और अभी से घर जाना है? कम ऑन सनम, दुनिया को फेस करना सीखो। ऐसे जिंदगी नहीं चलती। जरा जरा सी बात पर इस तरह से घबरा कर रोने मत बैठ जाया करो। पापा ने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम आते ही वापस चली जाओ। अब आई हो तो कुछ देर हमारे साथ रुको, फिर साथ ही चलना। आशा ने सनम को डबरते हुए कहा था, जो सबके सामने आशा से डांट सुनकर मजीद मुंह बसोने लगे थे। हाँ, बिल्कुल हमारे साथ ही चलना। और अब तो हमने इस बदतमीज को भी सबक सिखा दिया। वो तुम्हें परेशान कर रहा था ना इतने दिन से, और तुमने हमें बताया भी नहीं। सफीन ने सनम के पास बेंच पर बैठते हुए कहा। वो चारों खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। आज तो हलाफी आदत फहीम भी चुप था। शायद आशा के सामने मौजूद होने का असर था। मुझे क्या पता था कि वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा और मेरे पीछे इस हद तक पहुंच जाएगा। फिर तुम लोगों को बताकर क्या होता जो अभी हुआ। कितनी बुरी तरह से पीटा है तुम दोनों ने उसे। सीधा सीधा पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी, मगर तुम दोनों यहीं पर शुरू हो गए। अब अगर वो पुलिस के पास चला गया और पापा को पता चला तो एक बार फिर से मेरे सर पर गार्ड्स को खड़ा कर देंगे, और इन गार्ड्स की मौजूदगी में मुझे और ज्यादा डर लगता है। बोलते हुए सनम ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। आयशा, मेहरोसा और सफीन ने बेबसी से एक दूसरे को देखा, जबकि वो चारों हैरत और नासमझी की मिलीजुली कैफियत से इन बहनों की बातें सुन रहे थे, जो इन लोगों को ऐसे फरमोश की हुई थी जैसे वो वहां पर मौजूद ही ना हो। अच्छा, तो ये है असल बात, इसलिए तुम्हें डर लग रहा था। बेफिक्र हो, कुछ नहीं होगा, पापा से मैं बात कर लूंगी। वो कोई बॉडीगार्ड्स नहीं रखेंगे तुम्हारे लिए। और अब ये रोना बंद करो सनम, हद हो गई है, बच्चों की तरह रो रही हो। चुप हो जाओ अब। सफीन बराबर में बैठी हुई बहन को गले लगाया और चुप कराने लगे। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो हम जान सकते हैं कि क्या मसला है? आहर क्या हुआ है सुबह सुबह यहाँ? और आप लोग इस आदमी को पीट क्यों रहे थे? कब से उनकी बातें सुनता हालिब कुछ कुछ सिचुएशन समझ चुका था, मगर फिर भी वह उनसे पूरी बात सुनना चाहता था। इसलिए उसने डायरेक्ट अपने पास खड़ी हुई आशा से पूछ लिया। होना क्या है मिस्टर हालिब? हमारी सनम का चूंटी जितना दिल है, छोटी छोटी बातों पर ये रोना शुरू कर देती है। मैं बताती हूँ आपको। अब असल में ही ना, ये कुछ दिन से कॉलेज नहीं जा रही। काफी पूछने पर भी उसने हमें कुछ नहीं बताया ना पापा को। इतने दिन से ये घर में बंद है, तो पापा ने आज जबरदस्ती उसे हमारे साथ जॉगिंग पर भेज दिया। मगर हुआ क्या कि यहाँ उसके कॉलेज से भागने की वजह खुलकर सामने आ गई। आशा ने शरीर लहजे में कहा। उसकी खूबसूरत ब्राउन आंखें इस वक्त शरारत से चमक रही थी और फहीम के हवास धीरे धीरे उसका साथ छोड़े थे। वो बेहोश सा उसे बोलता हुआ देखता जा रहा था। आशा ने इस तरह चहकने पर सनम ने शिकायती नजर उसको देखा था, जो इन गैर लड़कों के सामने उसके बारे में फजूल हाँक रहे थे। चलो बैठकर बात करते हैं। स्नोफॉल भी अब तो रुक चुकी है। आशा ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए सामने एक लाइन से लगे हुए बेंचों की तरफ बढ़ते हुए कहा था। वो सब बारी बारी जाकर बेंचेस पर बैठ गए थे। रकीम के दाएं तरफ पड़ी हुई बेंच पर हालिब और फहीम एक साथ बैठ चुके थे। आदि इस बेंच पर ऊपर की तरफ जाकर बैठ गया था। मेहरोसा सनम के पास जाकर बैठ गई थी और आयशा उनके बीच के सामने एक कटे हुए पेड़ के तने पर टिक गई थी। रकीम अलबत्ता वैसे ही खड़ा अपने आंसू साफ करते हुए सनम को देख रहा था। सनम को ऐसा रोता देखना उसके लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। कई बार उसका दिल चाहा कि वो जाकर उसका एक एक आंसू अपने होंठों से चुन ले, मगर उसके पास इतना एहतियात था ही कहाँ। इसलिए दिलबा जबर किए वो खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। जी, तो क्या पूछ रहे थे आप? हमने उस आदमी को मारा क्यों? तो उसका सीधा सा जवाब है कि मुझे वो लोग जहर से भी ज्यादा बुरे लगते हैं जो लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानते।
ایسے لوگوں کی میرے ہاتھ توازن ہوتی رہتی ہے. میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی ہوں. یہ آدمی جسے میں نے ابھی پیٹا ہے نا، ایک چھوٹا سا فلورسٹ ہے. صبح سنم کچھ دن پہلے اس کی شاپ سے فلاورز خریدنے گئے تھے. تب سے یہ ذمہ داری سے روز اسے تنگ کرنے کالج کے باہر آ رہا تھا، کیونکہ آج کل میری اور صفین کی کلاسز کا ٹائم سنم سے ڈیفرنٹ ہے، اس لیے اکیلے ہی جا رہی ہے اور اکیلے ہی واپس آ رہی ہے. اب سنم کو اکیلا دیکھ کر اس بدتمیز کو موقع مل گیا اور اس نے ڈر کی وجہ سے نہ یہ بات مجھے بتائی نہ گھر میں کسی اور کا. مگر آج اس بیچارے کی بیٹ لگ کہ اسے آواز دی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ لگ گیا. اینڈریو اور میں سائیکلنگ کر رہے تھے کہ سامنے سے سنم اچانک آ گئی اور اینڈریو کی سائیکل لگنے سے یہ گر گئی. اس کے کپڑے خراب ہو گئے تھے. انہیں صاف کرنے یہ واش روم جا رہی تھی کہ صفین کی نظر اس آدمی پر پڑی جو سنم کے پیچھے لیڈیز واش روم میں جا رہا تھا. اب لیڈیز واش روم میں ایک مرد کا کیا کام؟ بس یہی دیکھنے میں اور صفین جب اندر گئے تو یہ سنم کو پریشان کر رہا تھا، واہیات جملے بول رہا تھا. پھر ہم نے جب اسے منع کیا تو وہ مانا نہیں اور اس نے ہمارے سامنے ہی نہ صرف سنم کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا بلکہ اسے کڈنیپ کرنے کی دھمکی بھی دینے لگا. اب بتائیں ایسے میں ہم کیا کرتے؟ اسے پھولوں کے ہار تو پہنانے سے رہے، یا یہ کرتے کہ وہ ہمارے سامنے ہماری بہن کو اٹھا کر لے جاتا اور ہم پولیس میں کمپلینٹ کر کے اس کو ملنے کا انتظار کرتے. سنم کو دیکھ کر آشا نے شرارت سے آنکھ ماری اور سنم جو کو منہ بناتے اس کی صورت دیکھ رہی تھی. آشا کی اس کھلے طرز پر غصے سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی. ان سب سے اچھا تھا کہ فوری ایکشن لیا جائے جو ہم نے لے لیا. ویسے بھی اس کی باتیں سن کر میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا، اس لیے اسی وقت اس کی اچھی خاصی دھلائی کر ڈالی. اب وہ کسی کو اٹھانا تو دور کسی لڑکی کو دیکھنے سے پہلے بھی 100 بار سوچے گا. آشا نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے مسکرا کر دوبارہ سے سنم کو دیکھا جو میروسا اور صفین کے بیچ بیٹھی ہوئی اپنے رونے کے باعث سرخ ہوتی ہوئی ناک کو ٹیشو سے رگڑ رہے تھے. اوہ تو یہ بات تھی، اور میں صفین کو کتنا غلط سمجھ رہا تھا جو پبلک پلیس پر یوں مردوں کی طرح مار کٹائی کر دے. واقعی اس حرکت پر تو اس باسٹرڈ کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اچھا کیا صفین نے. آئی ایم پراؤڈ آف ہر. حالب نے سوچتے ہوئے اس وقت پہلی بار مسکرا کر صفین کو دیکھا تھا. بہت اچھا کیا آپ نے عائشہ، ایسے آدمی کو اسی طرح دھونا چاہیے. ہی ڈیزرو اٹ. فہیم نے عائشہ کو انکریج کیا تھا اور فرش سے گردن کراتے ہوئے ان تینوں کو ایسا دیکھا جیسے عائشہ کی بجائے اس نے یہ قابل فخر کارنامہ انجام دیا. اوہ کمینہ فلورسٹ، اس کو تو اب میں چھوڑوں گا نہیں. اس نے میری سنم پر بری طرح نظر ڈالی. میں بھی اس کی وہی آنکھ نہ نکالی تو میرا نام ہی رحیم شاہ نہیں. رحیم نے دانت پیستے ہوئے سوچا کہاں ہے اس فلورسٹک شاپ. رحیم نے غصلی آواز میں پوچھا. سب نے چونک اس کی طرف دیکھا، جہاں تک سنم جو کب سے سر جھکائے بیٹھی تھی وہ بھی رحیم کے سنجیدہ اب واپس کو دیکھنے لگے. یہیں پاس ہی ہے. مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مسٹر رحیم شاہ؟ جواب عائشہ کی طرف سے آیا تھا مگر سوال کے ساتھ. کچھ نہیں، بس ایسے ہی. وہ کیا ہے نا کہ کل فہیم کا برتھ ڈے ہے تو اس لیے پوچھ رہا تھا. رحیم نے سرائے سے اپنا لہجہ نرم کرتے فہیم کو آنکھ مارتی اور فہیم اس کی کمینگی پر پاس اس کو گھور کر آ گیا تھا کیونکہ آگے کا سین وہ جانتا تھا. اب اس فلورسٹ کی خیر نہیں تھے. رحیم کے اندر کا پولیس والا یقیناً بیدار ہو چکا تھا. اوہ ہیپی برتھ ڈے ان ایڈوانس مسٹر فہیم. عائشہ، صفین اور میروسا نے خوش دلی سے اسے وش کیا تھا. تھینکس گرلز. فہیم نے سادگی سے مسکرا کر جواب دیا تھا اور بطور ہاس ایک بھرپور نظر عائشہ پر ڈالے. ویسے آپ لوگ آج یہاں کیسے؟ آئی مین ٹو سے کہ کیا جاگنگ کے لیے آئے تھے؟ اس بار میروسا نے اپنے معصوم سے لہجے میں پوچھا تھا. وہ اب 16 سال کی تھی مگر اس کا لہجہ اب بھی 7-8 سال کے بچوں جیسا معصوم تھا. وجہ یہی تھی کہ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب نے اسے اب تک بچی بنایا ہوا تھا. عادی اس کو دیکھتا ہوا اس کی معصومیت میں کھو سا گیا تھا. یہ لڑکی اپنے ساتھی سمیت اس کے دل و دماغ پر قابض ہو چکے تھے. ہم لوگ بس یہاں سے واک آؤٹ کے لیے آئے ہیں، فہیم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جبکہ حالب اور عائشہ ایک دوسرے کو دیکھ کر آ گئے تھے. تو کیا خیال ہے؟ پھر عائشہ جی چلیں، ہم لوگ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کرتے ہیں. میرا مطلب ہے جاگنگ، فہیم نے چہ کر کہا تھا. عادی اور رقیب بھی اس کے کہنے پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے. سنم نہ چاہتے ہوئے مہروسا کا ہاتھ پکڑے اٹھ گئے تھی. وہ سبھی دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھنے لگے تھے سوائے حالب اور صفین کے. حالب دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑے ہوئے اپنی تھوڑی ہاتھوں پر ٹکائے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا اور صفین ایک بار پھر سے گردن موڑے حالب کو ٹک ٹکی باندھے ہوئے دیکھنے میں مصروف ہو چکے تھے. صفین چلو جلدی، کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تھوڑی سی جڑ جا کر سنم صفین کو اپنے ساتھ نہ پا کر دوبارہ موڑتی اور صفین کے پاس آ کر اسے ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جانے لگے. آپ جائیں مس سنم، میں صفین کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں. حالب کے کہنے پر سنم نے اور صفین کے بڑھتے ہوئے قدم ایک پل کو رکے تھے. وہ دونوں حیرت سے حالب کو دیکھنے لگی تھی بلکہ صفین کے چہرے پر تو بے یقینی بھی صاف چھلک رہے تھے. مگر سنم ہچکچاہٹ کا شکار تھی. ٹرسٹ می مس سنم، آپ چلیں، ہم دونوں بھی آتے ہیں. حالب نے سنم کو جیسے یقین دلایا تھا اور سنم ایک پل کے لیے صفین کو دیکھ کر واپس مڑ گئے تھے. سنم کے جاتے ہی حالب نے خاموش کھڑی ہوئی صفین کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر چلتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا. صفین،
हालिब ने धीमी आवाज में सफीन को मुखातब किया था। जी। सफीन जी जहाँ से उसकी तरफ मतवज्जो हुई थी और हालिब ने अपना झुका हुआ सा उठाकर उसकी ओशन ग्रीन गहरी खूबसूरत नशीली आंखों में देखा। सफीन, मुझसे नाराज हैं आप? हालिब ने उसकी मनमोहनी सूरत को देखते हुए कहा। उसका हुस्न वाकई इतना होशरुबा था और बेदाग था कि बड़े से बड़े ज़ाहिद भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता। ऐसा ही नहीं था, हालिब शाह जैसे नाकाबिले तस्वीर बंदा उसका आशिक हुआ था। इस वक्त भी काले रंग के जाकिंग सूट में उसका चांद सा चेहरा जगमगा रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें हालिब को देखकर मजीद रोशन हो जाती थी। नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, सफीन ने धीरे से जवाब दिया। तो फिर परसों से कमरा बंद करके रो क्यों रहे थे? हालिब ने संजीदगी से पूछा। अब सफीन ने हैरत से हालिब को देखा था। आपको ये कैसे पता चला? बस आपके पल पल की खबर रखता हूँ मैं भी। आपको क्या लगा कि मुझे देखकर मसमरेज बस आप हो सकती हैं? मेरा दिल आपके लिए बेइख्तियार नहीं हो सकता। हालिब ने गहरे जब से कहते हुए सफीन के चेहरे पर जुड़ती हुई बालों की लिट को आहिस्ती से पकड़कर कान के पीछे किया था। उसकी जसारत पर सफीन अपनी जगह से हिल ना पाई। वो हैरत की ज्यादती से मुंजमद हो गए थे, क्योंकि जिस हालिब शाह को वो जानती थी वो सामने खड़े आहिस्ता आवाज में बोलते हुए उस हालिब शाह से बिल्कुल अलग था। वो यकीन करती भी तो कैसे? मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, मेरे रवैये पर हर्ट हुई हैं, मगर मैं क्या करूं? हर बार हम जब भी मिले ऐसे हालात में मिले कि मैं ना चाहते हुए भी आपसे रूड हो गया। वो आखिरी मुलाकात में तो मैंने ना सिर्फ आपसे बहुत ही बदतमीजी की बल्कि आपका दिल भी दुखाया था। मगर यकीन करें, उसके बाद सुकून से मैं भी नहीं रहा। अगर आपने 2 दिन रोकर तकलीफ में गुजारे हैं तो आपकी इन खूबसूरत आंखों में जब से मैंने आंसू देखे थे तब से मैं भी पल पल तड़पता रहा हूँ। सिर्फ आपकी तकलीफ को महसूस करके मैंने पाकिस्तान जाना कैंसिल किया, क्योंकि मैं पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। आपको ऐसे छोड़कर मैं वापस जाना नहीं चाहता था। मैंने इसीलिए कल सुबह भी यहाँ आपका काफ़ी वेट किया, मगर आप नहीं आई। फिर मुझे आयशा से मदद लेनी पड़ी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आज आपको यहाँ पर लेकर आए ताकि मैं जाने से पहले आपसे माफ़ी मांग सकूँ। क्या आप मुझे माफ़ कर देंगी? हालिब ने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर अपने दोनों कान पकड़ते हुए बाकायदा माफ़ी मांगी थी। सफीन तो बस पूरी आंखें खोले बेखुद सी खड़ी हुई हालिब के खूबसूरत होंठों को हिलता हुआ देख रही थी, मगर जब वो इसी तरह घुटनों के बल बैठा तो वो हड़बड़ाकर होश में आई थी। आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत करें, उठिए प्लीज़। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सफीन ने हालिब को बाजू से पकड़कर उठाया था। क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? सीधा खड़ा होते ही हालिब ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा था। जी, पहली बात तो ये कि मैं आपसे नाराज नहीं थी, बस मेरा दिल दुखा था आपके बिहेवियर पर, मगर आपको देखकर वो अफसोस भी खत्म हो गया। आप माफ़ी ना भी मांगते तभी मेरा दिल आपके मामले में बहुत ही फ़याज़ है। ये आपके लिए मुझसे बहुत ही बेवफाई करता है। आपको देखते ही ये फ़ौरन मुझे धोखा देकर आपकी तरफ हो जाता है। सफीन ने शिकवा को नजर से हालिब को देखा था। उसका देखने के अंदाज पर हालिब के दिल ने एक बीट मिस की थी। अब वो बिल्कुल सफीन की तरह साकत सा टिकटिकी बांधे उसको देख रहा था। उसकी इस तरह देखने पर सफीन ने बोलते बोलते एकदम सटपटाकर नजरें झुका ली थी। हालिब उसके नजर चुराने पर दिलकशी से मुस्कुराया था। तो आप अपना दिल मुझे दे देना, मैं उसकी अच्छी तरह से रिपेयरिंग करके आपको वापस कर दूंगा ताकि ये आपको ज्यादा परेशान ना किया करे। हालिब ने गहरी निगाहों से उसकी कलरिंग होते हुए चेहरे को देखकर कहा था और सफीन अपनी पलकें झुकाए बस उसको सुन रहे थे। क्या मैं समझूं कि मेरी माजरत आपने कबूल कर लिया सफीन? हालिब ने एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा। आपको माजरत करने की जरूरत नहीं है, प्लीज आप बार बार माफी ना मांगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे। सफीन ने हालिब की गहरी ब्राउन आंखों को देते हुए सादगी से कहा था। उसकी आंखों में देखते हुए सफीन एक बार फिर से उनमें खो सी गई थी। मैं हर रूप में कमाल लगता हूँ। ब्राउन कलर का जदीद स्टाइल ट्रैक सूट पहने वो उस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था। ब्राउन कलर किसी पर इस हद तक जच सकता था, यह सफीन ने आज जाना था। वो हालिब का असर नो जायजा ले रही थी, मगर दिल था कि सीट ही नहीं हो रहा था। उसे दोबारा से खुद को खोता हुआ देखकर हालिब ने अब लब बीच कर मुस्कुराहट दबाई थी और जोर से खनखार कर उसे मतवज्जो किया था, जिस पर सफीन चौंक कर होश में आई थी। हालिब को मुस्कुराता हुआ देखकर वह हजल सी होती हुई अपना सर झुका चुके थे। कोई बात नहीं, आप जी भर कर मुझे देखें, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस वक्त और मौकों को देखकर आप बेखुद हवा करें, वरना लोग मशकूक होने लगते हैं। हालिब ने उसे छेड़ते हुए शोही से कहा था, जिस पर सफीन ने चिड़मकर मुस्कुरा दिए थे। अब तो आप नाराज नहीं है ना? सफीन ने नफी में सर हिला दिया था। तो क्या ख्याल है मिस सफीन, मुराद को ये बदतमीज, अकड़ू, चिड़चिड़ा और रूड सा शख्स कबूल है? हालिब ने अपना हाथ उसके आगे फैलाते हुए पूछा था और सफीन ने झटके से अपना सर उठाकर हालिब को देखा था। उसकी आंखों में हैरत, बेयकीनी, खुशी, क्या कुछ नहीं था। हालिब ने इस बात में सर हिलाते हुए जैसे उसे यकीन दिलाया था और सफीन पर तो जैसे शादी मड़की सी कैफियत हो गए थे। उसने खुशी से
नम होती हुई आंखों के साथ झिझकते हुए हालिब के फैले हुए हाथ पर अपना हाथ रखा था, जिसे हालिब ने मजबूती से थाम लिया था। सफीन का दिल इस वक्त खुशी से झूम रहा था, यानी इतनी जल्दी हालिब शाह की जिंदगी में मैंने उसकी जगह बना ली है। इस पल उसके लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो पाए थे। हालिब ने दिलचस्पी से उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा था और सफीन के चेहरे की यह हालस मुस्कुराहट उसके दिलकश चेहरे को हसीन तरह बना थी और हालिब का दिल जैसे दीवाना वार उसकी तरफ खींचा जा रहा था। उसके चेहरे से नजर हटा नहीं पा रहा था। चलें अब, वो सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, काफी देर हो गई है। सफीन ने मसलसल खुद को देखते हुए हालिब की नजर से घबरा कर कहा था। कहाँ तो उसके सामने खड़ी कितनी ही देर उसे बिना पलके झपकाए देखती रहती थी, मगर अब उसके मतवजो होते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस चुटकियों में गायब हो गया था। हालिब उसकी घबराहट से काफी महसूस हो रहा था। 1 मिनट कहते हुए हालिब ने बढ़कर बेसाता सफीन की पेशानी को नहायत ही मोहब्बत से अपने लबों से छुआ था। ये सब बस कुछ लम्हों में हुआ था। सफीन के वजूद से फूटती हुई खुशबू ने हालिब की हवासों पर जादुई असर किया था। उसे अलग होकर हालिब ने आंखें बंद की धीरे धीरे कांपती हुई सफीन का लजरता हुआ हाथ दोबारा पकड़ा था, जो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। आप चलते हैं, हालिब ने धीमी आवाज में सफीन का ब्लैश होता हुआ चेहरा देखकर कहा था, जबकि अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभालती सफीन ने दूसरे हाथ से अपनी संदल हुई भी परेशानी को छुआ था और हालिब के हाथ की गिरफ्त में मौजूद अपने नाजुक हाथ को देखकर दिल से अपने दायमे साथ की दुआ मांगी थी और हालिब की हमराई में आगे बढ़ गए थे। लाहौर के पोश इलाके में लाइन से बने 4 बंगले सैयद जावर हसन शाह, सैयद रेहान शाह, फरमान दरानी और शहरियार अफंदी के मालकियत थे। पहले ये 4 नहीं बल्कि एक ही लाइन में बने हुए 5 बंगले थे, मगर बाद में कुछ वजूहात की बना पर 5वें बंगले के आधे हिस्से को चौथे में शामिल कर लिया गया था और आधे हिस्से को एक वसी जिमखाने का रूप दे दिया गया था। इन चारों बंगलों के सामने 2000 गज के रकबे व फैला हुआ एक दूसरा वसी वारिस बंगला शाह हाउस का था, जिसमें जाविया शाह, रेहान शाह के वालिद जारून हसन शाह और जमान शाह का खानदान आबाद था। शाह हाउस अंदर से 2 पोर्शेस पर मुश्तमिल था। एक पोर्शन में जारून हसन शाह का खानदान रहायश पीसा और दूसरे में जमान शाह अपनी फैमिली के साथ रहते थे। जारून शाह और जमान शाह दोनों की इकलौती बहन दरिया शाह थी, जिनकी शादी फहर अफंदी से हुई थी। वो ब्याह कर मुल्तान चली गई थी। शहरियार अफंदी दरिया का इकलौता बेटा था और जारून शाह और जमान शाह दोनों भाइयों की मोहब्बत मसाली थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपने बच्चों को हमेशा एक साथ जोड़े रखने के लिए एक लाइन से ये बंगले बनवाए थे। जारून शाह को खुदा ने अपनी रहमत और नेमत दोनों से नवाजा था। बड़े जाविया शाह और उनसे 2 साल छोटी जैनब शाह। इसी तरह जमान शाह के यहाँ भी रेहान शाह से 3 साल छोटी रिया शाह थी और रिया से 1 साल छोटा उनका नक चढ़ा बेटा इमरान शाह था, जिसे किसी से भी कुछ खास नहीं बनते थे। वो बला का जिद्दी, हुस्सा और गुस्सिला था। जावियार को तो वो एक आंख नहीं पाता था। उनकी जिद्दी फितरत और हाथाना बातों से जाविया को एक खास किस्म की चिढ़ थी। जारून और जमान शाह दोनों भाई अपने बच्चों के एक बराबर समझते थे, इसलिए उन्होंने बिला तफरीक अपने पांचों बच्चों के लिए एक लाइन में 5 बंगले बनवाए थे, ताकि उनके बच्चे हमेशा एक साथ रहें। इसलिए उन्होंने बचपन ही बच्चों की आपस में रिश्ते में तय कर दिए थे। जाविया शाह का रिश्ता रहिया शाह से तय हो गया था और रेहान को जैनब हसन शाह से मनसूब कर दिया गया। जैनब की माँ अरब से थी और जैनब की पैदाइश के बाद वो अचानक टाइफाइड बिगड़ने के सबब इंतकाल कर गई। जारून शाह के लिए ये सदमा बहुत ही बड़ा था। वो अपनी शरीक हयात के बाद बहुत ही अफसुदा रहने लगे थे। फिर एक साथ 2 बच्चों को संभालना उनके लिए आसान नहीं था और घर में जमान की बीवी मौजूद थी, जो उनकी फुप्पी जात भी थी, मगर उसके यहाँ भी रेहान के बाद दूसरे बच्चे की आमद थी। तभी सारे हालात को देखते हुए नन्ही जैनब को उसकी नानी बासित इसरार अपने साथ सऊदी अरब लेकर गए थे, जहाँ उसने अपने नाना नानी के जेर साया अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा था। उसकी नानी का पिछले साल इंतकाल हुआ था, इसलिए वो दोबारा से वापस शाह हाउस आ गए थे। उनका रंग, रूप, शक्ल, काट बिल्कुल भी मान जाता था। वो पाकिस्तानी लगती नहीं थी। पहने होने से लेकर बोल चाल तक हर चीज में उसका महसूस अरबी स्टाइल चलता था। उसकी निस्बतन बचपन से अपने चचा जात रेहान शाह से तय थी। जब बात अच्छी तरह से पता था, तभी उसने अपने आप को हमेशा रेहान शाह की अमाना समझा था। कुछ वक्त पहले ही इमरान शाह भी बाप से जिद करके हायर एजुकेशन के लिए लंदन चला गया था। जिंदगी सब से गुजर रही थी। एक दिन रेहान शाह ने घर में अपने वालिद जमान शाह के सामने जैनब से शादी न करने का ऐलान करके शाह हाउस में एक तूफान बर्पा कर दिया था। रेहान के इनकार करने की वजह फातिमा नामी लड़की थी। फातिमा के वालिद सरकारी नौकर थे और यहाँ ही हाल में उनका ट्रांसफर गुजरात से यहाँ हुआ था। फातिमा गुजरात से माइग्रेट होकर उनकी यूनिवर्सिटी में आई थी और रेहान के इनकार से जारून और जमान दोनों भाइयों को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। जावियार रेहान का फैसला सुनकर भड़क उठे थे। उसने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन की वजह से अपनी बचपन की मोहब्बत रिया शाह से शादी से इनकार कर दिया था। ऐसे में जैनब भी थी, जिसने समझदारी का सबूत देते हुए न सिर्फ अपने भाई को
اس کے فیصلے سے باز رکھا تھا، بلکہ اپنی بہنوں جیسی کزن اور دوست ریحا کے آنسو کو دیکھ کر اسے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گی۔ پھر اس نے ہی اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دل کو سمیٹ کر اپنے چچا زمان شاہ کو فاطمہ کے لیے بہت ہی مشکل سے راضی کیا تھا، ساتھ ساتھ اپنے بابا زارون شاہ اور زاویہ کو بھی ریحا کے حق میں ہمار کیا تھا۔ زارون کو تو ویسے بھی اپنی بھتیجی سے والہانہ محبت تھی، اس کے ساتھ نہ خود غلط کر سکتے تھے اور نہ ہوتا ہوا دیکھ سکتے تھے، مگر وہ زاویہ کی ضد بھی جانتے تھے جو کہ ریحان شاہ کے خودغرض فیصلے کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن زینب نے اسے بھی اپنی قسم اور محبت کا واسطہ دے کر ریحا کے لیے راضی کر لیا تھا۔ زمان شاہ کا پورا گھرانہ ریحان شاہ سمیت زینب کے اعلیٰ ظرفی کا قائل ہو گیا تھا۔ دھیرے دھیرے سب کچھ معمول پر واپس آنے لگا تھا، بس ریحان شاہ اور زاویہ جو کہ کل تک دوسرے کے گہرے دوست اور رازدان تھے، اب ان کے بیچ ایک اندیکھا فاصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ریحان شاہ نے کئی بار اپنے اور زاویہ کے بیچ اس فاصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر زاویہ اس کے لیے اپنا دل ساتھ کر چکا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن دریا شاہ کے سسرال سے آئے ہوئے فون نے شاہ ہاؤس میں صفہ ماتم بچا دی تھے۔